अपना डिस्क्रिप्शन यूज करें। मैं हूं जेरेमी वेड। मैं एक बायोलॉजिस्ट और एक्सट्रीम एंगलर हूं। अमेज़न की गहराइयों से लेकर बर्लिन के सबर्ब्स तक मैं दुनिया की सबसे डेंजरस फ्रेश वाटर फिशेस को ढूंढता रहता हूं। उनकी बदनामी से जुड़ी सच्चाई को अनकवर करता हूं। ये हुक में फंस गई है, हुक में फंस गई है। मैंने कई मैन ईटिंग कैटफिश पकड़ी है। ये भी लोगों को अपना शिकार बनाती है। पिरानास के साथ स्विम किया है और खतरनाक गर्ल से भी टक्कर ली है। मेरा अगला असाइनमेंट एक बहुत ही टेरिफाइंग बीस्ट से है। ये बोट घूम रही है, बोट स्पिन कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। अगर मेरी लाइन जैम हुई तो ये मुझे खींच लेगी। ये फिश 20 सेंटीमीटर की अपनी बेयोनेट से मुझे स्टैब कर सकती है। इसके फ्लेश डिसॉल्विंग वेनम का एंटीडोट अभी तक नहीं बना है। इस फिश को पकड़ना मेरा अल्टीमेट टेस्ट होगा, लेकिन मेरा एम ऐसी किसी बड़ी फिश को सिर्फ मेजर करना ही नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कहाँ रहती है और कितनी डेंजरस होती है। ये मेरा अब तक का टफेस्ट चैलेंज होगा। वो आ रही है। शायद हमें बड़ी बोट की जरूरत पड़ेगी। रिवर मॉन्स्टर्स। पिछले कुछ सालों में एक अजीब और डेडली क्रीचर के बारे में खबरें मिली हैं। मैंने 6 घंटे तक चली बैटल्स की बात सुनी है और ये भी जाना है कि ये प्रेडेटर बहुत बुरी तरह से वूंड कर सकता है। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि कम जानी पहचानी ये फिश दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। इस मॉन्स्टर का नाम है हाइमनट्यूरा चायोप्राया, फ्रेश वाटर में मिलने वाली जायंट स्टिंगरे। यूएफओ जैसी शेप वाली ये साउथ ईस्ट एशियन फिश करीब 5 मीटर लंबी और 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो सकती है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से इसका वजन 600 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस बेसिक इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारा डेटा इंप्रेसिव है, लेकिन इस पर भी मैं किस हद तक यकीन करूं? ऐसा हो सकता है कि शायद कोई नहीं जानता कि ये फिश कितनी बड़ी हो जाती है और क्यों। मैं पहले भी अमेज़न में 1600 किलोमीटर ऊपर की तरफ रिवर स्टिंगरे को फेस कर चुका हूं। यहाँ इन्हें विश यू अ डेड फिश कहा जाता है, क्योंकि इनका स्टिंग बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन ये स्टिंगरे फिर भी थोड़ी छोटी है। 5 मीटर की स्टिंगरे का ख्याल ही मुझे बहुत डरा रहा है। ये मरीन स्टिंगरे से लगे कुछ वुंड्स के एग्जांपल्स हैं। यूजुअली ये जख्म बहुत गहरे पंक्चर वुंड जैसे होते हैं, जो पैर या टांग के नीचे के हिस्से में या कभी-कभी थोड़ा ऊपर के हिस्से में भी होते हैं। और लोग बताते हैं कि ऐसे वुंड्स एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। और जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे जख्म का कभी-कभी बहुत लंबा असर होता है टिश्यूज नेक्रोसिस की वजह से, और इस शख्स को भी बहुत ही दर्द हुआ होगा। ये स्टिंगरे का एक बाब है। ये काफी छोटा है, पर इससे आपको जनरल आइडिया तो मिल ही जाएगा। ये बाब इसकी टेल पर होता है और ये इसे किसी स्कॉर्पियन की तरह पीछे की तरफ लहराती है और राइट लेफ्ट में भी हमला कर सकती है। अब जरा यहाँ देखिए, इसका ये जो पॉइंट है ये कितना शार्प है। और दूसरी चीज ये है, यहाँ नीचे की तरफ ये ग्रूव्स, ये बेस पर मौजूद एक ग्लैंड से जहर डिलीवर करने के लिए होते हैं। और ये एक काफी एफिशिएंट स्टैबिंग वेपन भी होते हैं, और ये किसी बेयोनेट या कॉम्बैट नाइफ पर भी नजर आता है। और तीसरी चीज है, यहाँ किनारों पर मौजूद इसके ये तेज दांत, और ये सारे दांत बिल्कुल किसी एरोहेड की तरह ही काम करते हैं। ये अंदर तो बड़ी ही सफाई से चले जाते हैं, लेकिन बाहर खींचते वक्त ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जरा सोचिए कि कोई किसी को एक स्टेक नाइफ स्टैब कर दे, और इस बाब में तो जहर भी होता है, और ये बाहर आते वक्त फ्लेश को श्रेड कर देता है। यप, मैंने सुना है कि जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे का बाब तो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये काफी डर वाली बात है। मैं इसे बाब को जरूर देखना चाहूंगा, पर ज्यादा पास से नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी टांग में एक सुवेनियर की तरह लेकर लौटूं।
जॉइंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे की खोज में मैं अब साउथ ईस्ट एशिया जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा डेस्टिनेशन है थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि ये बड़ी सी लीथल फिश हमारे बहुत करीब रहती है। नॉर्मली जब आप किसी अंडर वाटर मॉन्स्टर के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि वो कहीं बहुत दूर नदी में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर की तरफ होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और इस वक्त बैंकॉक के बीच में हूँ और सी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर हूँ। इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स को ये बड़ी सी फ्रेश वाटर स्टिंगरे सिर्फ 20 साल पहले ही मिली। चायो प्राया नाम की ये स्पीशीज उस रिवर में मिलती है जो बैंकॉक से होकर बहती है। फिर भी हमारे बीच रहने वाली ये मॉन्स्टर अब भी एक मिस्ट्री है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कितनी बड़ी हो जाती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये नदी में ऊपर की तरफ कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये स्टिंगरे सी क्रीचर्स होती हैं, रिवर फिश नहीं। कैपिटल से सिर्फ 1 घंटे दूर मुझे एक ऐसी स्टोरी पता चली जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया। इसने मुझे रिमाइंड कराया कि इस क्रीचर के जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं है। चार महीने पहले लोकल फिशरमैन पोंग सान ऐसी ही एक रेयर फिश के हुक में फंसने से हैरान थे। यहाँ के लोगों के लिए इतनी बड़ी कोई फिश किसी लॉटरी से कम नहीं होती। हुआ ये कि ये स्टिंगरे नदी के साइड में आई, लेकिन उससे आगे ये नहीं बढ़ पा रही थी। एक्चुअली ये फिश कीचड़ में दब गई थी, तो इन्हें खुद पानी में उतरना पड़ा जो इनकी चेस्ट तक गहरा था, और फिर एक रस्सी लेकर इन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। इसके बाद इन्होंने रस्सी स्टिंगरे के स्पिरिकल्स के थ्रू बांध दी, जहाँ से वो पानी खींचती है। इन्होंने रस्सी में गांठ लगाकर उसे नीचे से खींचा, और जब ये पानी में ऊपर आई तो इन्हें दर्द महसूस हुआ। इस घाव में शुरू में तो खास दर्द नहीं हुआ, लेकिन फिर दर्द बढ़ने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि ये इसकी वजह से नीचे गिर पड़े, और फिर इन्हें घर तक क्रॉल करके जाना पड़ा। यह ऐसा दर्द नहीं था जो अपने आप दूर हो जाने वाला था। इसे अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। पोंग सान को मदद की जरूरत थी। उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था और दर्द की वजह से वो बेहोश होने वाले थे। कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं था, तो उनके सर्वाइवल के चांस बहुत कम थे। ट्रीटमेंट के लिए जब वो वहां पहुंचे, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। मेडिकल सेंटर में आखिर क्या हुआ था? उनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और एनेस्थेटिक के बावजूद वो दर्द से बेहाल थे। ये घाव दिखने में कुछ ज्यादा नहीं लग रहा था, फिर भी दर्द इतना तेज था कि पोंग सान अगले 4 वीक तक काम नहीं कर पाए। उनके पास अब भी वो बाब है जो इनकी बॉडी में घुसा था। मैं इसे देख सकता हूं? ऑलराइट, इसे देखकर मुझे बात समझ में आ रही है। इसका पॉइंट वाकई बहुत तेज है और इसमें नीचे की तरफ बहुत शार्प बाब्स हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि इस फिश से मुझे बहुत ही अलर्ट रहना होगा। ये क्लियर है कि इस फिश के हमले से सीरियस ट्रबल हो सकती है। इसकी वेनम में जो भी हो, लेकिन ये किसी मरीन स्टिंगरे जितना ही पोटेंट है। ओके, तो ये बाब करीब 7.5 सेंटीमीटर की गहराई में घुसा होगा, लेकिन ये एक ओब्लिक एंगल पर था। ये ऑब्वियसली इस एक्सपीरियंस को लेकर काफी परेशान रहे, लेकिन अगर ये बाब सीधा घुसकर फेमोरल आर्टरी को पंक्चर कर देता तो इनकी जान जा सकती थी। ट्रेजिकली क्रोकोडाइल हंटर स्टीव अर्विन इतने लकी नहीं थे। बाब सीधा उनके दिल में घुसा और उनकी डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट तो खैर डीप सी में हुआ था, लेकिन जिस स्टिंगरे को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में एक चिलिंग फैक्ट ये है कि वो तो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाले हिस्सों में रिवर्स में भी पहुंच जाती है, और मैं इन्हीं क्राउडेड वाटरवेज में इस मॉन्स्टर को फेस करने और इससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे की तलाश में थाईलैंड में हूँ। ये कम नजर आने वाला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लाखों लोगों के बीच रहता है।
मैं पहले ही एक ऐसे इंसान से मिल चुका हूँ जो इस बीस्ट के बाप का शिकार हो चुका है, लेकिन जिंदा बच गया था। अब मैं खुद ही ऐसी फिश को पकड़ने की कोशिश करूंगा। मैं सैमुट सोंगक्राम नाम के एक शहर जा रहा हूँ जो बैंकॉक से 80 किलोमीटर वेस्ट में है और सी से ज्यादा दूर नहीं है। रिवर हार्बर्स के टाइड वाले इस हिस्से में कुछ सबसे बड़ी फ्रेश वाटर स्टिंगरे को पकड़ा गया है। अजीब बात यह है कि इस जायंट स्टिंगरे के बारे में साइंटिस्ट सिर्फ 20 साल पहले ही जान पाए हैं, लेकिन इन रिवर्स में रहने वाले लोग शायद इनके बारे में कई सेंचुरी से जानते हैं। साइंटिस्ट्स की प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें स्टडी के लिए इनफ स्पेसिमेन नहीं मिल रहे थे। इसका मतलब यह है कि या तो ये एनिमल बहुत ही रेयर है या हो सकता है कि इस फिश को नदी में से निकालना बहुत ही मुश्किल है। कम नजर आने वाली ऐसी किसी फिश को पकड़ने के लिए मैं एक एक्सपीरियंस्ड फिशिंग क्रू की मदद ले रहा हूँ, जिसे लीड कर रहा है स्टिंगरे में इंटरेस्ट रखने वाला ये इंसान। लाइव वेट जरूरी है। इसके मसल मूवमेंट्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं जिनकी मदद से स्टिंगरे अपने शिकार का पता लगाती है। ये एनिमल्स एक्टिव हंटर्स हैं और फूड की तलाश में रिवर बेड में घूमती रहती हैं। इनके फेसेस पर सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स होते हैं जो कीचड़ को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस फिश का साइज मुझसे 8 टाइम्स हो सकता है और मैंने आज तक जो भी फिश पकड़ी है ये उनमें सबसे अलग है। इसके लिए सबसे हैवी गियर चाहिए। मैं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ब्रेडेड लाइन यूज कर रहा हूँ और इसके अगले हिस्से में 27 मीटर तक ये मोटा नायलॉन मोनोफिलामेंट लगा हुआ है। स्ट्रेन लेने के लिए मैं एक हार्नेस भी पहनूंगा। ये मेरे हाथों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर लाइन जैम हो गई तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। यूजुअली ऐसा होता है कि फिश लाइन में फंसती ही नहीं है या लाइन टूट जाती है, लेकिन 72 किलोज वाली ये लाइन टूटने वाली नहीं है, तो या तो मैं बोट के साइड में गिर जाऊंगा या बोट पलट जाएगी। बॉन्सान की बात सुनने के बाद मैं अपने साथ ऐसा होने देना नहीं चाहता। अगर किसी वजह से ऐसा होता है तो मेरे पास प्लान बी होना चाहिए। अगर मेरी लाइन फंस जाती है या कुछ और गड़बड़ हो जाती है तो मैं क्या करूंगा? मैंने अपनी पॉकेट में एक चाकू रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं चाकू निकालूंगा और लाइन को काट दूंगा। फिश भाग जाएगी और मैं डूबने से बच जाऊंगा। सारी तैयारी के बाद हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रिवरबेड की एक डीप पॉकेट है जिसे एरिया 51 कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस नजर आते रहते हैं। मेरी इस बोट में 4 बिग गेम रॉड्स हैं। इनमें मेरा मार्लिन क्लास आउटफिट भी है, जिसे मैंने ऐसे ही मौके के लिए खरीदा था। अगर फिश फंस गई तो मैं उसे फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए इन लोगों ने फ्लोट्स के साथ करीब 1 दर्जन लाइंस बांध दी हैं। इसे ट्रू स्पोर्ट्स फिशिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ मेरा मिशन कोई अवार्ड जीतना नहीं है। मैं तो बस यहाँ इन इनक्रेडिबल एनिमल्स को खुद देखना चाहता हूँ। और कुछ ही मिनटों में शायद कोई बड़ी सी फिश हमारे बेट को पकड़ लेती है। ये बेट को लेकर भागे नहीं, लेकिन ये जरूर किसी स्टिंगरे का ही काम है। वो इस तक आई होगी, इसे काटा होगा, लेकिन बेट को निगलने की बजाय उसने इसे निकाल दिया होगा। स्टिंगरे के क्रशिंग माउथ पार्ट्स अपनी निशानी साफ छोड़ते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड हूं, पर खबर अच्छी भी है, यानी मैं सही जगह हूं और यहाँ नीचे फिश जरूर है। अगली बार कोई फिश हुक में फंस जाती है। लग रहा है कि कोई पावरफुल फिश बेट को लेकर भाग रही है और शायद वो हमें नदी में ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में है। बोट घूम रही है, बोट घूम रही है। ये शायद बोट को सिंक करके डुबो देगी। हमें ज्यादा बड़ी बोट चाहिए होगी। किसी जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे का जहर इनमें से कौन से किलर से काफी मिलता है? इज इट ए रैटल स्नेक, बी एंजाइम होता है? अब मैं एक जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे को फेस करने के मिशन पर हूँ। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से 80 किलोमीटर की दूरी पर फाइनली मेरी लाइन में एक मॉन्स्टर फंस ही गया है, लेकिन मैं किसी भालू जितने बड़े इस बीस्ट से मुकाबला कर रहा हूँ। ये बोट को घुमा रही है, बोट घूम रही है। मैंने पहले कभी ऐसी फिश के साथ फाइट नहीं की है। ओके राइट, ओके राइट। ओह जरा देखो रॉड कैसे मुड़ रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऊपर भी उठ रही है। लाइन तो शायद नहीं टूटेगी, लेकिन रॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ये मार्लिन आउटफिट काफी स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये रॉड अचानक टूट जाए
तो मेरे फेस पर फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर की बारिश हो जाएगी। ये देखो, फिश और जोर लगा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिश शायद मुझे पानी में खींच ले। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस फिश को रिवर से बाहर निकाल लूं, लेकिन मैं प्रेशर बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। 30 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद सिचुएशन वहीं की वहीं है। मैंने पहले कभी फिशिंग में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कितनी देर तक फेस कर पाऊंगा। ज्यादातर फिशेस हार मान जाती हैं 5 या 10 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में, लेकिन फ्रेश वाटर की ये फिश तो कुछ नया रिकॉर्ड बनाने के मूड में है। हम दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। हम दोनों के बीच डेडलॉक बना हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे बताया कि अब तक 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे बीच अब शायद राउंड 8 चल रहा है। ओ जरा देखो 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 देखो, ये लाइन को खींच रही है, बहुत तेजी से खींच रही है। ये नहीं चाहती कि हम इसे फॉलो करें, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि बॉस कौन है। पर ये भी हार मानने को तैयार नहीं। ये मुझे बॉस नहीं मानना चाहती। मेरी शायद आधे घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं सिर्फ 1 मीटर लाइन ही खींच पाया था, लेकिन इसने इसे फिर से वापस खींच लिया। पर कभी कभी ऐसा करते वक्त फिश थोड़ा सांस लेती है और मैं इस टाइम का फायदा उठा सकता हूँ। फिर और 40 मिनट तक हम दोनों के बीच मुकाबला चलता रहता है। अब ये गई काम से। फिर करीब 2 घंटे बाद सिचुएशन चेंज हुई। शायद मुझे सक्सेस मिल जाए। ये बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। अचानक से फिश का प्रेशर कम होने लगा है। मुझे फील होने लगा है कि ये फिश अब मेरी तरफ तेजी से आ रही है। यकीनन ये फिश बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरे हाथों में अब दर्द होने लगा है और अब फिश से ज्यादा देर तक फाइट करना मेरे बस का नहीं है। पर फाइनली मुझे अंदाजा होने लगा है कि ये फिश कितनी बड़ी है। ये सरफेस से करीब 1.5 मीटर नीचे है। ये रही फिश, ये रही फिश। अब मैं बस कुछ ही सेकंड में इस फिश को देख पाऊंगा और ये जरूर दुनिया के ग्रेटेस्ट रिवर मॉन्स्टर्स में से एक होगी। राइट, जरा ये देखिए, मेरी रॉड टूट गई। मैंने फिश को देखा था, ये नेट में फंसने लगी थी, लेकिन तभी गड़बड़ हो गई। मेरा गियर शार्क्स और मार्लिन से भी डील कर सकता था। तो इस रॉड को जिसने तोड़ा, उस फिश का वजन 315 किलो तक रहा होगा। मुझे लगा मेरे कंधे की हड्डी टूट गई, पर वो ये रॉड थी। हाँ, बहुत टाइम लग गया। हाँ, रॉड काफी लंबी थी और फिश पकड़ने में काफी टाइम लग गया। फिश काफी ऊपर तक आ गई थी। हमने उसे देखा भी। हम उसे नेट में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तभी रॉड टूट गई और फिश भाग गई। ये नेट में फंस नहीं पाई। इससे भी बुरी बात यह है कि इस सब में मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई। काफी मेहनत की, फिश नजर भी आई, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सके। क्या मुसीबत है। इस राउंड में स्टिंगरे जीत गई, लेकिन इस जायंट के साथ हुए अपने क्लोज एनकाउंटर ने मुझे हैरान कर दिया। ये फिश इतनी बड़ी कैसे हो पाई? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यहाँ की नदियों में एक और बहुत बड़ी फिश भी रहती है। मेकोंग जायंट कैटफिश की लंबाई करीब 3 मीटर और वजन 270 किलो से भी ज्यादा हो जाता है और ये क्लास ए मॉन्स्टर है। हो सकता है कि स्टिंगरे का जबरदस्त साइज इसकी एक डिफेंस स्ट्रैटेजी हो। एक जायंट मेकोंग को करीब से देखने के लिए मैं एक स्टॉक्ड फिशिंग लेक में आया हूँ। ये एनिमल्स वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग फिश है। मेरी लाइन यहाँ से रगड़ रही है और ये फिश मुझे तंग कर रही है। इसकी टेल काफी बड़ी लग रही है, लेकिन शायद ये फिश ज्यादा बड़ी नहीं है। ये बड़े जोर से फाइट कर रही है।
इसकी टेल की बीट्स मुझे फील हो रही हैं। ये एक मीकोंग कैटफिश है। ये फिश इससे भी 10 गुना बड़े साइज की हो सकती है। फिर भी नजर आ रहा है कि ये कोई मामूली कैटफिश नहीं। इस कैटफिश पर स्केल्स नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि ये कैटफिश है लेकिन इसके फीलर्स नहीं है, इसके बाबल्स नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके दांत भी नहीं है। इसके मुंह के अंदर खुरदुरे पैड्स महसूस नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये काफी बड़ी हो जाती है और इसका वजन 270 किलो से भी ज्यादा हो जाता है, पर ये कोई हंटर नहीं है। ये वेजिटेरियन है, यानी एक जेंटल जायंट। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे इसकी आंखें नजर नहीं आ रही हैं। वो इसके सिर के नीचे के हिस्से में यहाँ है। ये मुंह के कोने के काफी क्लोज है। इससे पता चलता है कि ये एक बॉटम फीडर है। ये बॉटम में घूम घूम कर वहाँ पौधों को खाती होगी। यानी ये फिश कोई किलर नहीं है। इस बात से मुझे और हैरानी होती है कि यहाँ स्टिंगरे आखिर इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। मैंने अभी तक कोई जिंदा या डेड चायोप्राया स्टिंगरे नहीं देखी है, लेकिन थाईलैंड का सबसे बड़ा फिश मार्केट इसी रोड पर आगे है। यहाँ आसपास सैकड़ों किलोमीटर से सी से जो भी एनिमल्स पकड़े जाते हैं उन्हें बेचा जाता है। स्टिंगरे पहले सी में इन्वॉल्व हुई और ये भी पॉसिबल है कि जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे सी में भी हो और रिवर्स में भी। देखिए यहाँ रेज मौजूद है। मुझे यहाँ रेज मिल गई है। हालांकि मैं इसे नहीं ढूंढ रहा था। ये तो शायद एक ईगल रे है। ये रे की एक और स्पीशीज है। ये सब सी वाली स्पीशीज है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ स्टिंगरे की बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं और इन सभी में काफी सारा डिफरेंस नजर आता है। स्टिंगरे नेचर के सबसे सक्सेसफुल डिजाइन्स में से एक है, लेकिन इनकी शुरुआत करीब 20 करोड़ साल पहले हुई। इसे एक सरप्राइज कहा जा सकता है। अब एवोल्यूशन की बात करते हैं। ये एक शार्क है और जरा ये देखिए, शार्क का मुंह ऐसा होता है और उसके दांत ऐसे हैं। ये शार्क टेल है। आप जरा इस फिश को देखते हैं, शार्क टेल, शार्क डोर्सल फिन। लेकिन इस फिश का फ्रंट एंड काफी अलग है। ये फ्लैट है, ये आगे से चपटा है। अब जरा इसे पलटते हैं। देखिए इसका मुंह कितनी अलग तरह का है। इसकी क्रशिंग प्लेट्स एकदम डिफरेंट है और गिल्स इसकी बॉडी के नीचे है। अब जरा इस फिश को देखते हैं। इसका मुंह और इसके जो गिल्स हैं वैसे ही हैं। अब इसे पलट लेते हैं। देखिए ये रे किसी फ्लैट शार्क जैसी है और इसकी जो टेल है वो काफी लंबी है। इसकी बॉडी फ्लैट है। इसकी आंखें और वाटर इंटेक्स ऊपर की तरफ हैं, यानी नेचर ने इन्हें ओशन फ्लोर पर रहने के लिए ही बनाया है। खैर इसके ओरिजिन्स कुछ भी हों, मैं जिस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ वो अभी तक मुझे नहीं मिला। 3 घंटे भटकने के बाद मुझे उसका सिंगल स्पेसिमेन भी नजर नहीं आया। इधर एरिया 51 में हमने लाइंस डाल दी हैं और मैं अपने लक के बदलने का वेट कर रहा हूँ। हम फिश फंसने का वेट कर रहे हैं। इसी बीच एक लड़का मुझे डराने वाली स्टोरी सुनाता है। तो ये उस हमले के निशान है। ओके, मैं अभी इस लड़के से स्टिंगरे से लगे उस वुंड के बारे में पूछ रहा था और इसने मुझे बताया कि एक छोटी स्टिंगरे ने इसकी उंगली पर खरोंच मार दी थी। इसे लगा कि कोई बात नहीं, लेकिन 15 मिनट बाद इसकी बॉडी की पूरी लेफ्ट साइड नम हो गई और हार्ट बीट बढ़ने लगी। ऐसे में इसने सोचा कि इसे कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया, तब तो जान बच सकती है। लेकिन फिर 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फिश को हैंडल करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। हमने कई फ्लोट्स लगा रखे हैं और जल्द ही मैं फिर कोशिश शुरू कर देता हूँ। इस बार मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं छोटी रॉड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों को लेकर वरीड हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पहले जितना स्ट्रगल कर पाएगा। इस बात से मुझे रिलीफ मिला कि सिर्फ 20 मिनट बाद ही ये फिश ऊपर आने लगी। फिश ऊपर आ रही है, फिश ऊपर आ रही है। ओके, 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 रेडी बॉयज। अब फिश नेट में फंस चुकी है। फाइनली मैंने एक फिश पकड़ ही ली। ये है मेरी पहली चायोप्राया स्टिंगरे, पर मैं इससे दूरी बनाए हुए हूँ।
जब तक इसका स्टिंग स्ट्रैप नहीं किया जाएगा, ये फिश किसी लोडेड गन जितनी ही डेंजरस रहेगी। अब ये इसके बाब को बांध रहे हैं जो ग्रूव के अंदर है। ये इस बाब को टेल से बांध रहे हैं। इसे डिसआर्म करने के बाद हम किनारे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस फिश की ज्यादातर बॉडी अभी पानी में ही है, तो मैंने इस फिश को ठीक से देखा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किनारे पर ले जाने के बाद मैं इस एनिमल को ठीक से देख पाऊंगा। फाइनली मैंने एक जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे को पकड़ ही लिया और मैं इस एनिमल को पहली बार देखने वाला हूँ। इसके पेट पर यह पिंक टिंज है और कभी कभी जब डाइवर्स गहराई से ऊपर की तरफ आते हैं उनको भी ऐसे रैशेस हो जाते हैं। ये फिश करीब 9 मीटर नीचे से ऊपर आई है, तो ये माइल्ड डिकम्प्रेशन से सफर कर रही होगी, इसीलिए इसे जल्दी रिलीज कर देना जरूरी होगा। इस स्पीसीज का वजन करीब 600 किलो तक हो जाता है, तो उस हिसाब से अभी ये काफी छोटी है। ये एक मेल है, ये एक मेल है। इस फिश को नापने और इसका वजन करने के लिए पूरी टीम हेल्प कर रही है। इस फिश की चौड़ाई करीब 135 सेंटीमीटर है। ये ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन मेल होने की वजह से ये बहुत बड़ी है और इसीलिए ही ये इतनी तेजी से ऊपर आई। कमाल की बात ये है कि फीमेल रेज इस फुल ग्रोन मेल से करीब 8 गुना बड़ी हो सकती है। हमने इसका वजन किया है और इसका वजन करीब 175 पाउंड यानी करीब 80 किलो निकला है। वजन के हिसाब से ये उन सबसे बड़ी फिशेस में शामिल है जिन्हें मैंने आज तक पकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसे काफी छोटी कहूंगा। इसे पानी से बाहर निकाले हुए काफी टाइम हो गया है, तो इसे वापस पानी में छोड़ देना चाहिए। मेल्स का साइज बेशक छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका स्टिंग काफी डेंजरस होता है। इसे रिलीज करने से पहले मैं इसे करीब से देख रहा हूँ। ये है इसका बाब और इसीलिए इसे स्टिंगरे कहा जाता है। इसकी टेल के पीछे ये शार्प पॉइंटेड पॉइजनस बाब है और ये इसे न सिर्फ किसी स्कॉर्पियन की तरह अपने सिर के ऊपर से यूज कर सकती है, बल्कि एक से दूसरी साइड में भी अटैक कर सकती है। तो आपने भी इसके इस वेपन को देख लिया होगा। ये वाकई एक बहुत ही इंप्रेसिव वेपन है। ओके, ये एक ऐसा एनिमल है जो आपके नॉर्मल सेंस ऑफ स्केल को बदल कर रख देता है। मैंने जरूर काफी बड़ा मील पकड़ा है, पर मैं जानता हूं कि मेरा सर्च अभी खत्म नहीं हुआ है। जब से साइंटिस्ट ने पहली बार इसके बारे में बताया, तब से रिवर्स में सी से काफी दूर तक भी बड़ी चायोप्राया स्टिंगरे के दिखने की रिपोर्ट्स आती रही हैं। मैं अब बैंकॉक के आसपास के टाइडल वाटर वेव्स को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या मुझे ये मॉन्स्टर वहीं पर मिलेगा? नॉर्थ में 240 किलोमीटर दूर नाखोन सावन नाम का एक टाउन है और यहाँ एक फिशरमैन मुझे एक अलग सी कहानी सुनाता है। और ऐसा यही नाखोन सावन में ही हुआ था, है ना? अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग है। इसे हाल ही में पकड़ा गया था। ये कुछ ही महीने पहले की बात है। इसे शायद पानी से बाहर निकालना आसान नहीं रहा होगा। इसे रिवर से निकालने में कितना टाइम लगा आपको? जाहिर है ये काफी बड़ी फिश रही होगी। इसका वजन 320 किलो के आसपास यानी 700 पाउंड रहा होगा, यानी कि ये वाकई बहुत बड़ी फिश है। कहा जाता है कि 2 बोट्स में बैठे 10 लोगों को इसे पकड़ने में 4 घंटे लगे और इस बीच ये फिश बोट को करीब 1.5 किलोमीटर तक खींच ले गई थी। तो ये बैटल और ये फिश तो काफी बड़ी रही होगी। इस फिशिंग लाइन को देखकर मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस फिश को पकड़ा कैसे। अच्छा, तो इसकी वीडियो क्लिप भी है आपके पास? ओह, तो ये देखिए, जाहिर है कि ये काफी बड़ी लोकल न्यूज रही होगी। आसपास काफी लोग मौजूद हैं। मैं फिशरमैन की लाइंस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन 320 किलो वजन की बात पर यकीन नहीं हो रहा। इस फिश को काट कर सही तोला गया था, क्योंकि इसे मार्केट में बेचना था। लगता है इनके पास उसका सिर्फ यही पीस बचा है। ओह, क्या ये उसी फिश का है? ओह, अच्छा, ओके। हालांकि इस बाब की टिप टूट गई है, लेकिन मैंने इससे बड़ा बाब आज तक नहीं देखा। अगर यहाँ वाकई जायंट स्टिंगरे है, तो वो नदी में और कितनी ऊपर तक जाती होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये क्रीचर्स भी रिवर सिस्टम में उसी तरह काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं जैसे इनके डिस्टेंट अमेज़न कजिन्स।
माइटी मेकॉन्ग की लंबाई 4800 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। पिछले 150 साल से पहले तक इसका ऊपरी हिस्सा बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा रहा। आज भी ये काफी कुछ किसी सीक्रेट लैंड जैसा महसूस होती है। इस सीक्रेट को खोलने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है वो फिशरमैन जो इसके किनारे पर अपना काम करते हैं। अब मैं इस नदी में 1600 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और पता नहीं यहाँ कोई उस क्रीचर के बारे में जानता होगा या नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या फिशिंग करते समय आपको यहाँ कोई काबून दिखी है? तो ये काबून फिश बड़े साइज की होती है या फिर छोटे साइज की? और यहाँ कोई बड़ी फिश मिलती है क्या? ये बता रहे हैं कि एक बड़ी सी स्टिंगरे इनके नेट में फंस गई थी, लेकिन वो उसमें से निकल कर भाग गई। ये बात काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव आईडी चाहिए। क्या ये नाखौन सावन के फिश को पहचान पाएंगे? क्या यही वो फिश है? यानी यहाँ भी ऐसी ही फिश देखी गई थी। अच्छा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इन्हें नाखौन सावन में पकड़ी गई फिश की पिक्चर दिखाई और ये न सिर्फ वही स्पीशीज है बल्कि इसका साइज भी उतना ही है। यानी यहाँ काफी बड़ी फिश थी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफी एनकरेजिंग है और आप देखते हैं कि क्या होता है। मैं पानी में वहां बेट डालूंगा जहां ये हो सकती है। आई विटनेस ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन अब मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। मैं ननकाय नाम की एक जगह पर हूँ जो लाओस के बॉर्डर के पास है। 25 साल पहले मैं नदी के इसी हिस्से में था, स्ट्रीम से और थोड़ा सा ऊपर, और तब मुझे पुलिस ने स्पाइंग के शक में पकड़ लिया था और मेरा पूरा ट्रिप बस यहीं खत्म हो गया। उन्होंने रात भर मुझे लॉकअप में रखा और मेरे सारे फोटोज कॉन्फिस्केट कर लिए। इस बार मैं रिवरबेड की स्कैनिंग के लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड सोनार इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पानी के अंदर देखने की कोशिश करूंगा और मेरे पास सोनार है। यहाँ पानी की गहराई करीब 6 मीटर है और मैं स्टिंगरे को ढूंढने की शुरुआत अंडर वाटर ज्योग्राफी की एक मेंटल पिक्चर बनाने से करूंगा। मुझे फौरन ही फिश सिंबल्स नजर आने लगे हैं, लेकिन ये रिवर के बीच में है तो ये फिश स्टिंगरे नहीं हो सकती। जो फिश बॉटम के पास होगी वो स्टिंगरे हो सकती है। वैसे मुझे ये भी लगता है कि वो अपना सारा टाइम बॉटम में ही नहीं बिताती होगी। हो सकता है कि वो करीब 1 मीटर ऊपर आके आगे तैर जाती हो। मुझे यकीन है कि यहाँ जायंट स्टिंगरे जरूर होंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी रॉड अनपैक कर सकूं, मुझे एक शॉकिंग सरप्राइज मिलता है। आज क्या देखे ब्रो? शार्क टैंक देख लिया। मैच हाइलाइट्स देख लिया ब्रो। देख लिया। सारे सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं क्या? नो ब्रो, सिर्फ एक। 13 OTT apps सिर्फ एक ऐप में। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सिर्फ 149 में। बॉर्डर पुलिस मेरे पास पहुंच जाती है